मेरा नाम अंजू है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मेरी सास मुझसे गधे घोड़े की तरह काम करवाती थी। मगर जब खाना देने की बारी आती थी तो वो साफ कहती थी, पति मर गया है तो समझौता करो, जब ज्यादा खाना होगा तो दे दूंगी। और मैं उनका चेहरा देखती रह जाती थी। मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती थी। थोड़ा बहुत मिल गया तो गुजारा हो जाता था। लेकिन मेरी बेटी, जो सिर्फ 8 साल की थी, उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। रात के 10 बज रहे थे। अचानक ही मेरी बेटी सोते सोते जाग गई और मेरी तरफ देखते हुए उदास अंदाज में बोली, मम्मी, कब तक खाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? आपने कहा था कि आप खाना बना रही हैं, मगर अभी तक आपने दिया ही नहीं। वो इतनी मासूमियत से बोली कि मेरा दिल भर आया। 8 बजे के वक्त जब उसने मुझसे रात का खाना मांगा तो मैंने उसे दिखाने के लिए चूल्हे पर पानी की देगची चढ़ा दी थी और यही कहा था, अभी खाना बन रहा है। मैं उसे देखते हुए अपने अंदर का दर्द छुपाते हुए बोली, तुम सो गई थी तो मेरा ध्यान तुम पर चला गया और पीछे से हांडी जल गई। अब तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा। मैं सुबह तुम्हें नाश्ता करवाऊंगी। उसने मुझे उदास निगाहों से देखा और सिर हाँ में हिलाकर मेरे करीब ही लेट गई। मेरी बेटी 8 साल की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो बहुत समझदार और सलीकेदार है। उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। पति के मरने के बाद मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। यही वजह थी कि मैं अभी तक जिंदा थी। वरना जिस दिन मुझे ये खबर मिली थी कि मेरे पति की परदेश में मौत हो गई है, उस दिन ही मैंने अपने आप को खत्म करने के बारे में सोच लिया था। मगर जब मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को देखा तो मैं चुप हो गई और उसकी खातिर जिंदगी गुजारने लगी। रात कतराकतरा करके पिघलती चली गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से मेरी जान जा रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। मैंने एक आंसू भरी निगाह अपनी बेटी के वजूद पर डाली और खामोशी से उसके पहलू में सो गई। मैं दिल ही दिल में अपने पति से शिकवा करते हुए बोली, कहाँ चले गए राजेश? आपकी बीवी और बेटी बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही हैं। भगवान के लिए लौट आइए, इतनी सजा ना दें। मैं तो बेगुनाह हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऊपर वाले से तड़प कर बोली, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रात कतराकतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने फौरन करवट मोड़ ली। कहने को मैं जाग चुकी थी, लेकिन मैं सोने का ही नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं उठ जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझसे नाश्ते की मांग करेगी और मैं उसे कहाँ से नाश्ता करवाऊंगी। यही वजह थी कि मैं सोने का बहाना करती रही। थोड़ी देर और गुजरी जब मेरी बेटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना बस्ता उठाकर स्कूल चली गई। उसके जाते ही मैं उठकर बैठ गई। एक बार फिर मुझे खूब रोना आया। ये कैसी आजमाइश की घड़ी मुझ पर आ गई थी। बाहर जाकर नौकरी करने का ख्याल भी आता था, लेकिन फिर ये सोचकर रह जाती थी कि मेरी सास कभी मुझे ये काम करने की इजाजत नहीं देगी, और अगर मैंने ये कदम उठाया तो मेरी सास मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। इसलिए मैंने अपने कदम रोक लिए। अभी थोड़ी देर और गुजरी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास अंदर आई। मुझे देखते हुए बोली, क्या बैठी बैठी बिस्तर तोड़ रही हो? चलो जाओ और बर्तन धो, उसके बाद नाश्ता तैयार करो। तुम्हारे ससुर जी और देवर को भी काम पर जाना है। तुम्हारी तरह बैठे बैठे रोटियां नहीं तोड़ते। ये कहकर वो वापस चली गई। मैंने अपनी उमड़ती हुई आंखों के आंसू भीतर ही रोक लिए और चुपचाप किचन में आकर अपनी सास के कहने पर अपने ससुर और देवर का नाश्ता बनाने लगी। मेरे दिल में बस यही प्रार्थना थी कि ये दोनों कुछ छोड़ दें तो मैं अपनी बच्ची के लिए रख लूं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज जब वो स्कूल से आएगी तो मुझ पर क्या क़यामत ढाएगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। लगभग 1 बजे के करीब वो घर वापस आई और फौरन चहकते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। मैंने प्यार से उसके मनमोहक चेहरे को देखा। मैं अभी उसके चेहरे पर प्यार करती, उससे पहले ही उसने मेरी कलाई को थामा और मुझे देखते हुए सरगोशी भरी आवाज में बोली,
मम्मी, जल्दी से कमरे में आइए, मैं आपके लिए बहुत मजेदार चीज लाई हूँ। मैंने हैरान होकर अपनी बेटी को देखा। उसका चेहरा खिल रहा था। जब भी वो स्कूल से आती थी तो मुरझाई हुई होती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। उसने फौरन कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और फिर खिड़की के पर्दे भी गिरा दिए। मैं उसकी हर हरकत को बड़े गौर से देख रही थी। उसने बैग बिस्तर पर रखा और उसमें से टिफिन निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये देखिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आइए, हम दोनों जल्दी से खा लेते हैं, वरना अगर दादी माँ ने देख लिया तो ये भी छीन लेंगी। मैंने हैरान होकर अपनी छोटी सी बेटी को देखा और सवालिया लहजे में बोली, सालू, ये खाना कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। मैं हैरानी भरे लहजे में बोली। और फिर जो बात उसने कही, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था दिल अभी फट जाएगा। वो कहने लगी, मम्मी, सुबह मुझे बहुत भूख लग रही थी। भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैं टीचर से बहाना करके कैंटीन गई थी, वहां सब अपने काम में लगे हुए थे। मैंने बहुत सावधानी से ये खाना चुराया है। अब हम दोनों मिलकर खाएंगे। ब्रेक टाइम पर मेरा मन किया कि मैं खा लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या पता आप भी भूखी हो, तो हम दोनों माँ बेटी साथ में खा लेंगे। मेरी आंखों से तो लगातार आंसू बहने लगे। मैंने बेतहाशा अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और दीवानों की तरह उसका चेहरा चूमने लगी। उसने मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछे और मुझे देखते हुए बोली, आपको अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब आपका ख्याल रखूंगी। पापा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके पास। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो कोई 22 साल की लड़की हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाए ही रखा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। वो भी मुझे अपने हाथ से निवाला बनाकर दे रही थी, जिसे मैं चुपचाप खा रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने भरपेट खाना खा लिया। अभी मैं टिफिन समेटती, उससे पहले ही मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर से पीटा। मेरी बेटी ने जल्दी से वो टिफिन अपने बैग में रखकर बैग को एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने चुपचाप खड़े होकर दरवाजा खोला तो मेरी सास गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें बोलकर गई थी कि सारे बर्तन धो लेना, मगर तुम्हें शायद समझ नहीं आती मेरी बात। आने दो तुम्हारे ससुर को, आज ही तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। निकालूंगी ना इस घर से, फिर तुम्हें पता चलेगा। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही मैं उनके पैरों में बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं माफी मांगती हूँ। वो सालू थक गई थी। मैं उससे बातें कर रही थी। मैं अभी बर्तन धो देती हूँ। ये बोलकर मैं तुरंत किचन की तरफ चली गई और अपने आंसू पीते हुए जल्दी जल्दी काम करने लगी। मेरी सास एक नज़र मुझे देखकर अपने कमरे के अंदर चली गई। आज मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। जब इंसान का पेट भरा होता है तो एक सुकून महसूस होता है। मेरा भी वही हाल था। बेशक आज भी मुझे अपने पति की याद आ रही थी, लेकिन आज उस दर्द की तीव्रता थोड़ी कम थी। लेकिन मुझे बेहद अफसोस था कि मेरी बेटी ने खाना खाने के लिए चोरी की है। मैं अपनी बेटी को ऐसा सबक नहीं देना चाहती थी, लेकिन अगर मैं आज उसे रोक देती तो वो कल फिर खाना न लाती। फिर हम दोनों माँ बेटी का क्या होता? यही सोचकर मैंने खामोशी ओढ़ ली। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। रात को जब मैं कमरे के अंदर गई तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैं हैरान हो गई और अपनी गुड़िया को सीने से लगाते हुए बोली, क्या हुआ सालू, क्यों रो रही हो? जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, भूख लग रही है, सुबह खाना खाई थी, दादी ने कुछ दिया नहीं। मैंने सर को नामे हिलाया था। आंसू मेरी आंखों में भी भर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जब्त कर लिया और उसे अपने सीने से लगाकर लोरी देने लगी ताकि वो जल्दी सो जाए। मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे आज भी याद है, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पति ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। हम लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थीं। मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि हम सालू का बहुत ख्याल रखेंगे, उसे जिंदगी की हर खुशी देंगे, उसे सर आंखों पर बिठाएंगे, जो वो कहेगी वो उसे दिलाएंगे।
उसकी खातिर ना कभी महंगा देखेंगे और ना ही सस्ता। जबकि मैं अपने पति की बातों पर मुस्करा दिया करती थी। अक्सर मैं अपने पति को समझाती थी कि हमें पहले ही अपनी बेटी को इन तमाम चीजों के बारे में बताना चाहिए कि सब्र क्या होता है और कभी नाथ भी करनी चाहिए। लेकिन मेरे पति कहते थे, कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरी एक ही तो बेटी है, अगर मैं उस पर नहीं लुटाऊंगा तो फिर किस पर लुटाऊंगा? उनकी बातें भी सही थीं। इसीलिए मैं चुप हो जाती थी। वो उनका लाड था और मैं बाप बेटी के प्यार के बीच नहीं आना चाहती थी। मगर आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। अगर हम सालू पर बेवजह का पैसा बर्बाद करने के बजाय कुछ पैसा बचा लेते तो आज मैं अपनी बेटी को इस तरह भूखा न सुला रही होती। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। वो रात भी मेरे लिए बहुत दुख भरी थी। सुबह सालू स्कूल चली गई थी और मैं अपनी सास के कहने पर घर के कामकाज करने लगी थी। 2 बजे के बीच जब वो घर आई तो आज भी उसका चेहरा खिला हुआ था, यानी उसने आज भी चोरी की थी। ये सोचते ही मुझे फिर से रोना आ गया। मैं अपना सर थामकर बैठ गई थी। दिल चाहता था कि मैं सालू को मना करूं, गुड़िया ये मत किया करो, लेकिन मैं बेहद मजबूर थी। सालू दरवाजे पर खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, मम्मी कमरे के अंदर आ जाए। दरअसल मुझे ये होमवर्क समझना है। ये बात उसने अपनी दादी को सुनाने के लिए कही थी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी 8 साल की बेटी बहुत ज्यादा समझदार होती जा रही थी। मैंने बर्तन को एक तरफ रख दिया और अपनी बेटी के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। उसने आज भी कैंटीन से खाना चुराया था और आज खाना काफी ज्यादा था। वो मेरी तरफ खाना बढ़ाते हुए बोली, थोड़ा सा खाना रात के लिए रख लें, हम दोनों साथ में खाएंगे। फिर रात में भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता, बाकी अभी हम दोनों ये खा लेते हैं। मैंने सर को हल्की हरकत दी और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी। मेरा ध्यान ज्यादातर बाहर की तरफ ही लगा हुआ था, क्योंकि अगर मेरी सास ने मुझे ये करते हुए देख लिया तो मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। अब रोजाना मेरी बेटी स्कूल से खाना चोरी करके ले आती थी और हम लोग मिलकर खा लेते थे। आज शनिवार का दिन था। आज जब मेरी बेटी खाना लेकर आई तो काफी परेशान नजर आ रही थी। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। मैंने उसे देखकर ये सवाल किया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो कहने लगी, मम्मी मैं खाना तो ज्यादा लाई हूँ, मगर ये रात तक हम खा लेंगे। फिर कल का क्या होगा? कल तो संडे है, स्कूल बंद है, हम उस वक्त क्या करेंगे? वो जितनी परेशानी से बोल रही थी, मेरा दिल किया कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मेरी बेटी, जो अभी सिर्फ 8 साल की थी, वो खाने की फिक्र कर रही थी। जिसे अभी सिर्फ खेलना था, जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मजे थे, वो खाने की चिंता कर रही थी कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। मैंने उसकी ओर देखा और ऊपर की तरफ इशारा करके बोली, वो ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, उस पर यकीन रखो, वो कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। चलो, जब तक खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठी तो उसने सिर को ना में हिलाया और मुझे देखते हुए बोली, मुझे मालूम है आपने कुछ नहीं खाया होगा, आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए, उसके बाद हम काम करेंगे। मैं चुपचाप अपनी बेटी के करीब बैठ गई और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी। शनिवार का दिन इस तरह ही गुजर गया, मगर जब अगली सुबह का सूरज पूरी जोर से चमका तो हम दोनों मां बेटी ही परेशान हो गए। लेकिन जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। आज मेरी सास भंडारे का इंतजाम कर रही थी। यकीनन उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने गांव वालों को खाना खिलाने का सोचा था। मैं चुपचाप अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, मम्मी जी, आज हमें भी कुछ दे दीजिएगा, अगर बच जाए तो। मैं बहुत हिचकिचाते हुए बोली थी। जब उन्होंने मेरी तरफ एक ठंडी निगाह डाली और गुस्से से बोली, हाँ, दे दूंगी, अभी फिलहाल जाओ, बहुत काम है। ये कहकर वो अपने आप में मग्न हो गई, जबकि मैं खुशी से अपने कमरे में आई और अपनी बेटी को बताया कि आज के खाने का इंतजाम भी हो चुका है। मेरी बेटी भी चहक उठी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने के लिए चली गई। मेरी सास ने मुझे दोबारा आवाज दी और अपने साथ काम में लगा लिया।
मैं सारा दिन उनके साथ लोगों में भंडारा बांटती रही। मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन सास की तरफ से बिल्कुल इजाजत नहीं थी। इसीलिए मैंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ था। मेरी बेटी भी थोड़ी देर बाद आ गई और मुझसे खाने की मांग करने लगी, लेकिन मैंने उसको यही बोलकर दिलासा दे दिया था, थोड़ी देर इंतजार कर लो। मम्मी जी ने कहा है कि अभी भंडारा लोगों में बांटने दो, अगर बच गया तो हमें भी दे देंगी। मेरी बेटी बहुत खुश हो गई थी और वही बैठकर इंतजार करने लगी थी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि मेरी सास का रवैया लम्हा बेलम्हा बदल रहा था। जब सबको खाना दे दिया गया तो मैंने एक बार फिर अपनी सास से बहुत ही प्यार से कहा था, मम्मी, अब तो सब में खाना बंट गया है, मुझे और अपनी पोती को भी कुछ दे दीजिए। उन्होंने मुझ पर एक कहर भरी नजर डाली और गुस्से से बोली, क्यों? हम तुम्हें क्यों दें? हमने तुम्हारा ठेका उठाया हुआ है, जब देखो सर पर आ जाती हो। खाना दे दो, पानी दे दो, कपड़े दे दो, पैसे दे दो। हम तुम्हारे नौकर हैं? अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो। ये छत दी हुई है, यही तुम्हारे लिए गनीमत मानो। बेवजह मुझे या मेरे पति या बेटे को परेशान करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेरे सामने काफी सारा खाना, जो बच चुका था, उसे फ्रिज में रखा और ताला लगाकर चाबी कमरे के अंदर ले गई। मेरी बेटी कमरे की दहलीज पर खड़ी ये सब मंजर नम आंखों से देख रही थी। मेरी सास के जाते ही वो मेरे पास आई थी और मुझे अपने गले से लगाते हुए बोली थी, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। मगर उसके चेहरे से ही मुझे मालूम हो गया था कि वो भूख से निढाल हो चुकी है। जाहिर सी बात है, एक 8 साल की बच्ची कब तक भूख बर्दाश्त करेगी? सुबह से शाम होने को आई थी, उसने एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला था। वो मेरा हाथ थामकर बोली थी, आप परेशान ना हो, कल मैं स्कूल से खाना ज्यादा लाऊंगी तो हम दोनों माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। आप इधर आ जाइए। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। लेकिन भूख से तो मेरी जान भी सूख चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो वो भूख से काफी निढाल नजर आ रही थी। मैं कुछ सोचकर अपनी बेटी के साथ बाहर आई थी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, खाना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, भगवान कभी किसी को पेट की भूख से परेशान ना करें। ये बोलकर मैंने कचरे में से खाना निकालना शुरू किया था। मेरी आंखों से बहते आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। मेरी बेटी वहीं खड़ी ये सब कार्यवाही देख रही थी। मेरा दिल चाहता था कि जमीन फटे और उसमें मैं समा जाऊं। मेरा कलेजा फटने के करीब आ गया था। एक माँ के लिए ये लम्हा बहुत ही दुख भरा होता है। मैंने अपनी बेटी के लिए कचरे में से खाना निकाला और उसको दे दिया था, जबकि वो मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी थी। जो खाना गंदी प्लेटों में बच गया था, वो मेरी सास ने कचरे में फेंक दिया था और अब हम उन्हीं के घर के होकर उस कचरे में से खाना चुनकर खा रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर बैठूं। अचानक ही मेरी बेटी को बहुत तेज खांसी लग गई थी। वो जोर जोर से खांसने लगी थी। मैं अपना खाना छोड़कर घर के अंदर आई थी और जल्दी से उसके लिए पानी लिया था। भागकर बाहर आई तो मैंने उसके होठों से पानी लगाया। वो घुट घुट कर पी गई थी। वो मेरे चेहरे को देखते हुए बोली थी, मम्मी, कोई बात नहीं, आप दिल छोटा ना करें। ये सब शायद हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। जब तक हमारे नसीब में ये सब है, हम कुछ भी कर लें, हम कभी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। मेरी टीचर अक्सर कहा करती थी कि जो लोग सब्र करते हैं, ऊपर वाला हमेशा उनका साथ देता है। मैंने सर को हाँ में हिलाया था और अपनी बेटी के साथ घर के अंदर आ गई थी। पेट की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत गर्म हो चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर बैठूं। ये समय मेरे लिए बहुत टेंशन भरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा वक्त आएगा। कहने को मैं अपने माता पिता के घर भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही दिन ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि बेटा, अब तुम्हारा यही घर है, तुम्हारी बेटी पैदा हो चुकी है, अब हम तुम्हारी दूसरी शादी भी नहीं करवा सकते। तुम्हारे भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों की अपनी जिंदगी है,
इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने ससुराल में ही रहो। जिस तरह तुम्हारी सास तुम्हें लेकर चलती है, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। यही वजह थी कि मैं अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा पेश आएगा कि मेरे ही घरवाले मुझे छोड़ देंगे। और अब जो जिल्लत मुझे मेरे ससुराल में मिल रही थी, उसने मुझे और भी तोड़कर रख दिया था। मैं अपने लिए तो ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जो सुलूक ये लोग मेरी बेटी के साथ कर रहे थे, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफी देर तक मैं कमरे में लेटी यही सब सोचती रही और फिर चुपचाप उठकर छत पर चली गई। आज मैं बहुत उदास थी। मेरी आंखों से भर भर कर आंसू बह रहे थे। मुझे आज अपने पति बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। अगर मेरे पति इस दुनिया में होते तो कभी भी मुझ पर और मेरी बेटी पर ऐसा वक्त नहीं आता। कहने को मेरी सास ने आज पूरे गांव में भंडारा बांटा था। उनके पास इतना खाना था कि अगर वो हम दोनों माँ बेटी को एक एक प्लेट खाने को दे देती तो उनके खाने में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। लेकिन ना जाने क्यों वो हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो मेरा और मेरी बेटी का कत्ल कर दें। हालांकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं उनकी हर बात मानती थी और मेरी बेटी भी उनसे कभी बदतमीजी नहीं करती थी। जो उसकी दादी कहती थी वो सिर झुका दिया करती थी। मुझे भी वो सुबह से शाम तक एक नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन फिर भी वो हम दोनों माँ बेटी को खाना नहीं देती थी। उन्हें तो ये भी परवाह नहीं थी कि हम खाना कहाँ से खाएंगे। हालांकि उन्हें मालूम था कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मगर इसके बावजूद उनकी ये हरकतें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। आज मेरा दिल बहुत ज्यादा तकलीफ में था। दिल कर रहा था कि मैं अभी के अभी इस छत से कूदकर अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। अभी जो मैं अपनी बेटी का थोड़ा बहुत ख्याल रख रही थी, अगर मैं मर जाती तो मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखता? वो तो जिंदा रहते हुए ही मर जाती। यही सब सोचकर मैं नीचे आ गई और वापस अपने कमरे में बैठ गई। लेकिन आज ना जाने क्यों, ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही चैन। मैं अपनी बेटी के बालों में हाथ फेरकर उसे सुकून देने की कोशिश कर रही थी और साथ ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि जहां से हमने खाना निकालकर खाया था वो बहुत ही गंदी जगह थी और मुझे इसी बात की परेशानी थी कि कहीं मेरी बेटी बीमार ना हो जाए। अगर वो बीमार हो जाती तो मैं उसका इलाज कहाँ से करवाती? मेरे पास तो खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। अभी मैं अपनी मासूम बेटी का चेहरा ही देख रही थी जब अचानक मेरे नथुनों से खाने की लजीज खुशबू टकराई। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त भला कौन खाना खा सकता था? मैं कुछ सोचकर बाहर आई तो मेरी सास अपने कमरे में खाना लेकर जा रही थी। मैंने गुस्से से उनकी पीठ को घूरा। ये औरत कितनी जालिम थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि हम माँ बेटी भी इस घर में रहते हैं। हम भी इंसान हैं, हमें भी खाने के लिए कुछ चाहिए। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने वहीं खड़े खड़े अपने आप को तैयार कर लिया कि आज मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उसे इस बात का एहसास दिलाकर रहूंगी कि भूख की तकलीफ क्या होती है। मेरी मासूम बेटी को जिस तरह ये औरत रुला रही थी, आज मैं उसे बताना चाहती थी कि किस तरह से रोया जाता है। मैं थोड़ी देर इंतजार कर रही थी कि बस एक बार उनके कमरे की लाइट बंद हो जाए। लाइट्स बंद हो गई। मैंने एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे पर डाली और उसके माथे पर प्यार भरा किस देकर चुपचाप उठकर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं किचन में जाकर छुरी उठा लाई। मुझे पता था कि ये सब करना मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे साथ क्या होगा? लेकिन मैं उस वक्त इतनी गुस्से में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने चुपचाप किचन से छुरी उठाई। बेशक मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आज मैं उन्हें ये एहसास जरूर दिलाना चाहती थी कि डर किसे कहते हैं। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से एक तरफ की लाइट ऑन की और जब मेरी नजर बिस्तर के दूसरी तरफ गई तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बेकाबू निगाहों से जमीन पर सोए हुए शख्स को देख रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब हकीकत नहीं हो सकता था। मेरा दिल बंद होने के करीब आ गया।
मैं बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ये मैं क्या देख चुकी थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मेरी सास का कहना था कि मेरे पति मर चुके हैं। फिर वो कौन था? काफी देर तक यही सब सोचने के बाद मैंने एक बार फिर खुद में हिम्मत बटोरी। बेशक मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, मेरे दिल की धड़कनें भी सामान्य नहीं थीं। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जो बिल्कुल मेरे पति जैसा दिख रहा था। असल में जब मैं कमरे के अंदर गई थी तो मैंने देखा कि मेरे पति रस्सियों से बंधे हुए मेरी सास के बिस्तर के पास गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि मेरी सास का कहना था कि मेरे पति का परदेश में देहांत हो गया है। फिर ये शख्स कौन था? मैं दोबारा कमरे में गई। इस बार मैंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति तीनों ही जाग गए थे और मुझे देखने लगे थे। मैं अपनी सास को देखते हुए अविश्वास भरे लहजे में बोली, माँ जी, ये सब क्या है? ये कौन है? आपने कहा था कि मेरे पति मर चुके हैं, तो फिर ये इंसान कौन है? मैं पूरी तरह सदमे में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है, जबकि मेरी सास बुरी तरह घबरा गई थी। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरे पति बोले, यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ, अपने कमरे में जाओ। सालू के पास मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके पास पहुंची। उन्हें अविश्वास से छूते हुए बोली, ये कहीं कोई सपना तो नहीं? आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे और इस हाल में? मैं और कुछ कहती, उससे पहले ही मेरी सास ने पीछे से मेरे बाल खींचे, लेकिन वो मुझ पर हाथ उठाती उससे पहले ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में गुस्से से देखते हुए मैं गरजी, मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका खून पी जाऊंगी। अभी आप मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। जब तक सह रही थी, लेकिन अब नहीं सहूंगी। ये कहते हुए मेरी माँ ने साफ कह दिया था, अब तुम्हें वही रहना है, तुम्हारी जिंदगी वही गुजरेगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरी और मेरे पति की शादी पसंद से हुई थी। हम दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। हमने एक दूसरे से मिलकर अपने दिल की बात कह दी थी। उसी वक्त हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने सबकी दुश्मनी मोल ले ली थी और मुझसे शादी की थी। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत विरोध किया था, लेकिन जब उन्होंने मेरे पति से मुलाकात की तो उन्हें लड़के की अच्छाई समझ में आ गई थी। हमारी शादी हो गई। शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। ना मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत थी और ना ही मेरी सास को। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से कहानी थोड़ी बदलने लगी। धीरे धीरे मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ खराब होना शुरू हो गया। मेरे पति के साथ भी वो बेवजह झगड़े करने लगी, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ये माँ बेटे का मामला था। समय तेजी से चला गया और मेरी बेटी पैदा हो गई। असल हंगामा तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर घर आई। मेरे दिल में बहुत अरमान थे कि मेरा स्वागत मेरी सास, ससुर, देवर और पति बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मेरी बेटी की तारीफ होगी और उसे बहुत प्यार मिलेगा क्योंकि वो परिवार की पहली बेटी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मुझ पर और मेरी बेटी पर ताने कसने शुरू हो गए। इसका दहेज कहाँ से देंगे? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और भी ना जाने क्या क्या मेरी सास ने उस दिन कहा। मैं उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी कि वो क्या बोलती जा रही हैं, जबकि मैंने अपनी सास को बेटियों से भी प्यार करते हुए देखा था। लेकिन अचानक उनका ये व्यवहार देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। मैंने ये बात अपने पति से कही तो वो बोले, तुम्हें ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए भी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। उनका साथ मुझे सुकून दे गया। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। कुछ दिन बाद ही मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को खाने पीने से अलग कर दिया। उनका कहना था, इस घर में रहना तो अपना खर्च खुद उठाओ।
हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पति की नौकरी बहुत अच्छी थी। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरे पति और मेरी बेटी, हम तीनों अपनी जिंदगी में खुश थे। मगर अचानक मेरे देवर की आमद हुई। वो दूसरे गांव में रहता था और अब हमारे साथ आकर रहने लग गया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे पति की जेब से कुछ नहीं जा रहा था। मगर अचानक ही मेरी सास मेरे पति के साथ बहुत अजीब रवैया रखने लगी। उनका कहना था, अब तुम इस घर से भी चले जाओ। जबकि मेरे पति कह रहे थे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अलग घर में रहूं, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। ये मेरा भी घर है। मगर दिन ब दिन लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। मेरी बेटी की उम्र भी बढ़ रही थी। मैं भी अब परेशान रहती थी, क्योंकि लड़ाइयों ने मुझे भी चकरा कर रख दिया था। मेरे पति ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अब बाहर के लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी। मैं बहुत ज्यादा हलकान हो गई थी, क्योंकि मेरे पति की मौजूदगी में मेरी सास मेरे साथ इस तरह का रवैया रखती थी। तो उनके जाने के बाद ना जाने किस तरह का रवैया रखेंगी। मैंने अपने पति को समझाना चाहा कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं, लेकिन उन्होंने यही कहा, मैं बाहर जाऊं तो तुम्हारी और अपनी बेटी की ऐशोआराम की चीजें आराम से पूरी कर सकूंगा। मैं अलग घर ले लूंगा, तुम और मेरी गुड़िया वहां रहोगी। वो मुझे अच्छे सपने दिखाकर चले गए थे, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही मुझे ये खबर दी गई थी कि तुम्हारे पति का परदेश में देहांत हो गया है। ये खबर नहीं, बल्कि मेरे लिए एक मौत का फरमान था। मैं बिल्कुल बेगानी सी हो गई थी। ये मेरे साथ क्या हो गया है? और उसी दिन मेरे माँ बाप ने भी मुझे बेसहारा कर दिया था। उन्होंने कह दिया था, अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, हम तुम्हें नहीं रख सकते। ये सब बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर गई थी। और फिर मेरी सास का रवैया भी धीरे धीरे बदलता चला गया था। मेरे ससुर ने मुझे बताया था कि जिस दिन तुम्हारा पति एयरपोर्ट के लिए निकला था, उसी दिन तुम्हारी सास ने उसे अगवा करवा लिया था। वो दूसरे घर में रह रहा था, जो हमारा दूसरे गांव में मौजूद है। मगर हमें किसी मजबूरी के तहत उसे बेचना पड़ा, तो हमने तुम्हारे पति को यहाँ रख लिया था। कई दिनों से वो हमारे पास इस कमरे में ही रह रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमारी कोशिश ये है कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दे। उसके बाद ही हम उसे दुनिया के सामने लाएं। मगर ना तुम यहाँ से जाने को राजी हो, ना ही तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने को राजी है। मगर शायद आज सच सामने आना ही था। मैंने फटीफटी निगाहों से अपने ससुर को देखा और बेयकीन लहजे में बोली, ये तो गुनाह है। क्या आपको शर्म नहीं आई अपनी बीवी का साथ देते हुए? मेरे ससुर ने सिर झुका लिया। मैं तड़प कर बोली, इंसान को इतना करना चाहिए जितना वो सहन कर सके। जितनी तकलीफ मैंने और मेरी बेटी ने सहन की है, भगवान किसी को ये तकलीफ ना दे। आप लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये कहते हुए मैं अपने पति के पास आई और उनकी रस्सियाँ खोल दी। मेरी सास एक बार फिर मेरे पास बढ़ने लगी, तो मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं आपका कर दूंगी। मैं अपने पति को लेकर कमरे के अंदर आ गई और उनके सीने से लगकर खूब रोई। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी सास बहुत ही ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैं पहले ही पुलिस को हर चीज से आगाह कर देना चाहती थी। मेरे एक कॉल पर ही पुलिस आ गई। जब मैंने उनकी सारी करतूतें पुलिस को बताईं, तो उन्होंने भी मेरी सास को धमकी दी, अगर आपने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो हम आपको थाने में बंद कर देंगे। जबकि मेरे पति मुझे और मेरी बेटी सालू को लेकर एक अलग घर में चले गए। अब हमारा मेरी सास और ससुर से कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई माँ ऐसी भी होती है जो अपने बेटों का ही घर अपने हाथों से बर्बाद कर देती है? हैरानी की बात है, इंसान को जरा रहम नहीं आता कि वो अपने ही के साथ किस तरह का सुलूक कर रहा है। भगवान किसी को भी ऐसे लोगों से ना मिलाए।